हेलो डियर, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं बायो साइंस का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर। इसको दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे ऑप्शन वाला, और ये ऑप्शन वाला के साथ साथ जो है आपको नॉलेज भी देगा, जहाँ से अगर आपको फिलअप भी पूछ देगा तो आप लिख आराम से कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। लगभग आपको 120 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है बायो साइंस में जो तीनों सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी, सबसे 120 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, देखिए, और साथ ही आपका इसका जो है पढ़ना है खुद से। एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इनमें से कौन सा छिद्र जो है फोरामेन हृदय में स्थित होता है। मतलब देखिए, जो बच्चा होता है, तो बच्चा जब रहता है तो उस समय उसको जो है एक हृदय में छिद्र होता है, उसको हम लोग फोरामेन ओवल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन में आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक लोग देखते हैं कि जो फेगोसाइटोसिस करने वाला सेल क्या कहलाता है। मतलब वैसा सेल जो फेगोसाइटोसिस करता हो उसे हम लोग न्यूट्रोफिल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, एसनोफिल है, ये सब क्या है, WBC का क्या है, WBC का घटक है। उसमें से न्यूट्रोफिल है जो कि फेगोसाइट्स को क्या करता है, सेल को कहलाता, करने वाला सेल कहलाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन का अंतिम उत्पाद कौन सा है। मतलब प्रोटीन के पाचन के बाद अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, तो हम लोग जानते हैं कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए एमिनो अम्ल होता है। तो एमिनो एसिड जो होता है प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए अस्थि की बाहरी परत को क्या कहते हैं। मतलब हड्डी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। ये हड्डी है, इसके जो बाहरी लेयर होगा इसको क्या हम लोग बोलेंगे, तो पेरीऑस्टियम बोलेंगे। तो ये चीज़ है। और हृदय के बाहरी परत को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलेंगे। चीज़ों समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट 5वां प्रश्न है यहाँ पे कि सार्वभौमिक रक्तदाता समूह किसे, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। तो वो होता है जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी रक्त दे सकता है, ये ओ वाला समूह। और जो है AB जो होता है यह सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रेसिपेटर होता है, ये सबसे जो है रिसीव कर सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल रिसिपेटर कहा जाता है, सबसे ले सकता है, सर्वग्राही होता है, समझ गए। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि समान वयस्क के फेफड़ों की प्राणभूत क्षमता वाइटल कैपेसिटी कितना होता है। देखिए ये जो वाइटल कैपेसिटी होता है ये लगभग जो है आपका 3400 से लेकर कितना होता है, लगभग जो है 3400 से लेकर लगभग 6000 के आसपास ml में होता है, ml में होता है। और लगभग कहा जाए तो 4 से जो है 6 लीटर जो है हम लोग इसको कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी। मतलब फेफड़ा जो है ब्लड को कितना जो है एक दिन में पंप करता है, तो इतना जो है पंप को जो है करता है। मतलब नॉर्मल यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में जो है 3800 से 3900 है, जो कि आपको 6000 से अंदर में है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। इसी रेंज में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इतना वाइटल कैपेसिटी होता है। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील। अब हम लोग जानते हैं जल में घुलनशील कौन सा है, B और C जल में घुलनशील है, बाकी जो बच गया A, D, E, K, ये सब चारों जो है वसा में घुलनशील है, और BC जो है जल में घुलनशील है, समझ गए। तो देखिए इसमें जो है B और C तो होगा नहीं, और जो है इसमें E है, तो E इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन N जो होता है ये भी क्या है, आपका जल में घुलनशील है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है गुर्दे का सबसे बाहरी भाग, गुर्दे का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, रीनल पिरामिड तो होगा नहीं, पिरामिड अंदर में होता है। उसके बाद है पिरामिड अंदर में कैसे होता है, तो समझिए ये आपका ब्रीक है, ये आपका ब्रीक है। ये ब्रीक में जैसे हम लोग देखे थे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लगा जो होता है ना, यही पिरामिड होता है। तो ये तो अंदर में होता है, लेकिन इसके जो बाहर होता है एक कॉर्टेक्स कहलाता है। बाहर क्या कहलाता है, तो गुर्दे के जो बाहरी परत होता है कॉर्टेक्स कहते हैं। तो मेंडुला भी अंदर ही होता है, ये समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कुल संख्या कितना होता है। तो देखिए जो ब्लड फैक्टर जो क्लॉटिंग होता है उसका कुल संख्या 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है, जो कि ब्लड फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर है, समझ गए। चलिए एक बार जाकर नीचे पढ़िएगा, rmnursing.blogspot.com पर जाकर एक बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा, और ऐसे वीडियो पूरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। तो देखिए कैल्सीटोनिन और थायरोक्सिन। थायरोक्सिन तो सब लोग जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि से होता है, यह जो है आयोडीन की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कैल्सीटोनिन भी थायराइड ग्रंथि से ही क्या होता है, स्रावित होता है। तो दोनों जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। आपसे एग्जाम्पल में पूछ देगा या फिलअप में कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन डैश और डैश है, तो लिख दीजिएगा कैल्सीटोनिन और थायरोक्सिन, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए बाइल का उत्पत्ति कहाँ होता है। बाइल का उत्पत्ति जो है लीवर में होता है। बाइल का निर्माण जो है बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, तो लीवर करता है। बट जामा कहाँ होता है, तो जामा ये पित्ताशय में होता है, गोल्ड ब्लैडर में। समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिसमोइड अस्थि का उदाहरण है। देखिए जो सिसमोइड जो सिसमोइड जो बोन होता है ये जो है ये पटेला होता है। सिसमोइड बोन जो है पटेला होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को समझना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि पित्ताशय की थैली का आकार कैसा होता है। जो गोल्ड ब्लैडर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो देखिए जो इसका शेप होता है नाशपाती के आकार का होता है। कि किस आकार का, नाशपाती के आकार का होता है। ऐसे ऐसे कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है। तो ये याद रखिए नाशपाती के आकार का हो गया। अब देखिए पेरीऑस्टियम, यहाँ पे देखिए क्या है, पेरीऑस्टियम किसका आवरण है, तो पेरीऑस्टियम हड्डी का है। पेरीकार्डियम रहेगा तो हृदय का हो जाएगा। तो ये दोनों आप लोग, कार्डियम कहेगा तो हृदय और ऑस्टियम कहेगा मतलब ऑस्टियोप्रोसिस या ऑर्थोपेडिक से ही ऑस्टियोप्रोसिस बना है। तो ये पेरीऑस्टियम रहेगा तो बोन हो जाएगा, पेरीकार्डियम रहेगा तो हड्डी हो जाए, हर्ट हो जाएगा बाहरी लेयर में। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए हृदय का स्ट्रोक मात्रा कितनी होती है। देखिए हृदय का स्ट्रोक मात्रा जो नॉर्मल में होता है वो 70 सीसी होता है। कितना होता है, 70 सीसी होता है। मतलब जो ब्लड स्ट्रोक मतलब जो पंप करता है तो एक बार में जो पंप लगता है वो 70 सीसी जो है पंप उत्पन्न होता है। आप समझिए इसका 70 होता है। इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला भी होता है स्ट्रोक, हृदय का स्ट्रोक निकालने का। तो ये होगा जब 70 केजी के कोई व्यक्ति होगा तो उसमें इतना माना जाता है कि 70 जो है सीसी ये नॉर्मल माना जाता है। 70 सीसी पंप जो है स्ट्रोक होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि 8वीं क्रेनियल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व किसे कहते हैं। देखिए 10वां जो होता है वो वेगस होता है। 8वां कौन होता है, तो ऑडिटरी होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि 8वां कौन सा है, 10वां कौन सा है, 6ठा कौन है, 5वां कौन है, तो उसको याद कर लीजिए। 10वां वेगस और 10वां हो जाता है वेगस और 8वां ऑडिटोरी जो कि सुनने वाला होता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एसिड फास्ट बैसिलस है। मतलब एसिड फास्ट बैसिलस इन चारों में डिप्लोकोकस, एस्पलर्जिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसमें से कौन सा है जो कि एसिड फास्ट बैसिलस जो है सूक्ष्म जीव है। तो माइकोबैक्टीरियम इसमें जो है एसिड फास्ट बैसिलस जीव है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि दांत के आंतरिक खोखले हिस्से को क्या कहते हैं। देखिए एक दांत होता है, दांत के आंतरिक भाग में जो खोखला होता है उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए रूट बोलते हैं। इन्फेक्शन के कारण दांत में जो होता है आंतरिक जो भाग होता है वो खोखला हो जाता है तो उससे हम लोग रूट बोलते हैं, रूट कैनल होता है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। जबकि आर्टिफिशियल दांत लगाने को क्या बोलते हैं, डेंचर बोलते हैं। मतलब जब किसी का दांत खराब हो गया हो, दांत खत्म है, तो उसको आर्टिफिशियल जो दांत लगाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डेंचर्स। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिनी कौन सा है। तो देखिए वाहिनी पूछ रहा है मतलब डक्ट के बारे में, नली के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी लसिका वाहिनी कौन सा है पूछेगा तो थोरेटिक डक्ट होता है जो कि सबसे बड़ी नलिका वाहिनी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सा चरण श्वसन की प्रक्रिया, और यहाँ पे स्टेप पूछ रहा है, प्रोसेस पूछ रहा है, रिस्पायरेशन का क्या प्रोसेस है। तो देखिए रिस्पायरेशन का प्रोसेस सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले इंस्पायरेशन होता है, फिर जो है हम लोग श्वसन क्या करते हैं, लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, और थोड़ा देर जो है लेने और छोड़ने के बाद थोड़ा देर जो है रेस्ट होता है, पॉज होता है, और फिर से लेने का काम होता है, फिर से छोड़ने का काम होता है। तो आपसे प्रोसेस पूछ देगा तो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और रेस्ट मतलब पॉज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि मस्तिष्क के बाहरी सुरक्षा परत कौन होता है। तो हम लोग ने बार बार बताया था कि ड्यूरामेटर होता है। ये ड्यूरामेटर जिसको हम लोग क्या बोलते थे, तनिका बोलते थे, जो मस्तिष्क का बाहरी सुरक्षा परत होता है जिसमें मेनिंजिस भी होता है। तो ये सब जो है मेनिंजिस के मिलकर ये पियामेटर बना होता है, ड्यूरामेटर बना होता है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि ड्यूरामेटर जो है मस्तिष्क का बाहरी सुरक्षा परत होता है, कवच है। जाइगोमेटिक अस्थि का दूसरा नाम क्या है। जाइगोमेटिक अस्थि का जो दूसरा नाम है चिकबोन होता है। याद रखिए गाल का हड्डी, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हृदय की मांसपेशी कैसा होता है। तो क्या हृदय के मांसपेशी पर आपका कंट्रोल हो सकता है, आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो है इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो हृदय का जो पेशी होता है वो क्या होता है, अनैच्छिक होता है। वो जो है अपने आप जो है वो पेशी जो है काम करते रहता है। ठीक है। चलिए WRBC का कार्यकाल कितना होता है, तो हम उस दिन ब्लड में भी बताए
थे कि आरबीसी का कार्यकाल जो होता है 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जो कार्यकाल होता है 4 से 6 दिन होता है। तो इसको जो है याद करके रखना है, ठीक है। चलिए अब 25 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन है शरीर का? तो हम लोग जानते हैं कोशिका है, और छोटे छोटे कोशिका जो है मिलकर क्या बनाता है? ऊतक बनाता है। तो यही जो होता है आपका क्या होता है? सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कोशिका है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। चलिए इन सब का जो है आपको एक टेक्स्ट में आप लोग नीचे rmnursing.blogspot.com पर जाकर गूगल में सर्च कीजिएगा, फिर नर्सिंग ज्ञान को ओपन करके आप लोग वहाँ पे इसको जो है जीएनएम फर्स्ट ईयर ऑब्जेक्टिव वाला सेशन में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं डायफ्राम का आकार कैसा होता है। जो डायफ्राम का आकार होता है वो होता है डोम के आकार का होता है। अब हम लोगों ने आपको बताया था कि जो डायफ्राम होता है कहाँ होता है, तो हृदय, मानिए इधर हृदय है, इधर हृदय है। अब इसके नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। ऐसे करके एक डायफ्राम यह मांसपेशी का बना होता है, इसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं होता है। ये डायफ्राम क्या करता है, जैसे ये हृदय है, दोनों साइड में हृदय है, यहाँ पे जो है डायफ्राम लगा हुआ है। अब ये डायफ्राम क्या करता है कि जब श्वास लेते हैं तो ये डायफ्राम सिकुड़ता है, संकुचन होता है, शिथिल पड़ता है, तो ये नीचे की तरफ आता है। और जब सांस छोड़ते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है, तो ये जो है क्या होता है कि ये जो है ऊपर की तरफ धकेलता है। तो जो क्या कर, यही जो डायफ्राम होता है ऊपर की तरफ दोनों फेफड़े को क्या करता है? प्रेस करता है, तो श्वास छोड़ता है, हवा बाहर रिलीज होता है। समझ गए? चलिए तो डायफ्राम डोम के आकार का होता है, समझ जाइए। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 27 है, ऊपरी भुजा की अस्थि को क्या कहते हैं? मतलब जो ऊपरी भुजा है उसके अस्थि को क्या कहते हैं? तो उसके जो है हम लोग अलाना नहीं, ह्यूमरस बोलते हैं। और यह जो है लॉन्ग टाइप का हड्डी होता है, लॉन्ग बोन में आता है, ह्यूमरस बोन या फीमर बोन, ये सब लॉन्ग टाइप का होता है, जो कि ऊपर हाथ का भुजा का है, ठीक है। हृदय एक पेशी है। हृदय एक कैसा पेशी है? तो हृदय एक अनैच्छिक पेशी है, इनवॉलेंटियर पेशी है, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें बहुत आसान है, समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं शरीर के अंगों का मध्य भाग की ओर आने की गतिविधियां क्या कहलाती है। देखिए शरीर का अंगों का मध्य भाग की ओर आने की गतिविधियों को क्या कहते हैं? तो एडक्शन कहते हैं, ठीक है। फ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो मोड़ने के घुटना को, तो इसको फ्लेक्शन बोलते हैं। एडक्शन होता है जो शरीर के अंगों का मध्य भाग की ओर आने की गतिविधि को, मतलब जो शरीर का अंग है जो शरीर के मध्य भाग की ओर आता है, जो गतिविधि करता है, उसे एडक्शन बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे देखिए कि वे कोशिकाएं जो अस्थि का निर्माण करती है, वे कोशिकाएं जो अस्थि का निर्माण करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। देखिए अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है शरीर का कोई भी हिस्सा है उसमें जो है कोशिका होता ही है, कोशिका के ही निर्माण से हमारा शरीर का एक एक पार्ट बना हुआ है। तो ऐसे में जो है हड्डी भी कोशिका का निर्माण करता है। तो वो कौन सा कोशिका है जो हड्डी का निर्माण करता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट, इसको जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाला प्रचलित भौतिक साधन क्या है? तो देखिए भौतिक साधन में हम लोग जानते हैं फिजिकल में जानते हैं। तो देखिए फिजिकल में जो होगा वो हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता हो तो फॉर्मल्डिहाइड गैस तो होगा नहीं, ये हम लोग केमिकल में पढ़े थे। उष्मा जो है होगा, क्योंकि उष्मा हम लोग फिजिकल वाला में पढ़े थे, जिसमें एक ड्राई उष्मा और एक जो है मॉइस्चर उष्मा पढ़े थे। तो जो है मॉइस्चर था उसमें ऑटोक्लेव और पास्चुराइजेशन था, और जो ड्राई था उसमें वात भट्टी था, गर्म हवा, ये सब था। तो उसमें उष्मा तो होगा ही होगा फिजिकल में। और साथ ही एक्सरे भी पढ़े थे हम लोग, आयोजाइनिंग पढ़े थे ना, लॉजनिंग आयन, तो उसमें एक्सरे भी था, तो एक्सरे भी होगा और उष्मा भी होगा, BC दोनों होगा, जो कि फिजिकल साधन है सूक्ष्म जीवों का नष्ट करने का, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्लाज्मा में कितने % पानी होता है। तो देखिए जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% पानी होता है, और 10% में ही जो है प्रोटीन वगैरह, एंजाइम वगैरह होता है उस प्लाज्मा में, समझ गए। तो ये चीज़ें समझिए। प्लाज्मा कितना होता है? ब्लड का 55 से 60%, और उसमें पानी कितना होता है? तो 90%, ठीक है, समझ गए। फेफड़ों के मध्य में कौन सा अंग स्थित होता है? तो देखिए जो फेफड़ा होता है उसके मध्य में कौन सा अंग होता है? चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा फेफड़ा इधर है, इधर भी है, 2 फेफड़ा है, तो इसके आसपास में जो है लेफ्ट साइड से झुका हुआ होता है, जो चेस्ट है उसके लेफ्ट साइड में जो है हृदय झुका रहता है, इसलिए जो है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हृदय इसी बीच में होता है, लेफ्ट साइड से थोड़ा ज़्यादा झुका होता है, समझ गए। चलिए
ये चीज़ें समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनमें से कौन सा छिद्र हृदय में स्थित होता है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि जो हृदय में जो छिद्र होता है उसे फोरामेन ओवेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हवाइड अस्थि का आकार कैसा होता है, मतलब जो हवाइड अस्थि होता है इसका आकार कैसा होता है। तो ये जो है घोड़े के नाल का जैसा होता है, ऐसा करके लगभग होता है घोड़े के नाल के जैसे हवाइड संधि होता है, हवाइड अस्थि याद रखिएगा, घोड़े के नाल के हर्षु। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जीवन की मूल इकाई क्या है। जीवन की मूल इकाई क्या होता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं हमारा शरीर का जो है जीवन का मूल इकाई कोशिका होता है। इस चीज़ को समझिए, कोशिका में ही सब जो है जल वगैरह सब संचित होता है। 37 है, पसीने की ग्रंथि त्वचा के किस अस्थि पर स्थित पर होता है। अब हम लोग आपको स्किन वाला में बताए थे कि जो एपिडर्मिस होता है, जो एपिडर्मिस मतलब जो स्किन का बाह्य परत है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कोई ग्रंथि, कोई वाहिका, कोई नर्व जो है इसमें नहीं होता है। जो है एपिडर्मिस जो अंतः परत वाला है, जो अंतः चमड़ा त्वचा है, उसमें जो है सब वाहिका होता है, सब ग्रंथि होता है और सभी चीज़ें जो है इस अंतः वाले में ही सब जो है नलिका आता है और वहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसलिए इसका आंसर डर्मिस होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है 38 नंबर है, अस्थि को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाता है। जो अस्थि को ढकता हो उससे झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम बोलते हैं और यह जो है अस्थि का सबसे बाहरी भाग भी होता है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट है, पित्त कहाँ संग्रहित होता है। तो हम लोग पहले ही बताए कि लीवर इसको बनाता है, पित्त को बनता है लीवर में और संग्रहित गोल्ड ब्लेडर पित्ताशय में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 40 नंबर देखते हैं, भोजन एवं वायु के प्रवेश का समान मार्ग कौन सा है। भोजन एवं वायु के प्रवेश का जो है समान मार्ग कौन सा है। तो जो है आपका यहाँ पे उत्तर होगा, क्या होगा, मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी क्या करता है कि ये आपको मुख ग्रंथनी ओरोफेरिंग्स जो है क्या करता है कि यह भोजन और वायु को जो है पहले क्या करता है, मुख ग्रसनी मतलब मुंह से। अब मुंह से जो है नॉर्मल क्या होता है, हम लोग खाना भी खाते हैं और कभी कभी अगर नाक जाम हो जाता है तो देखते होइएगा कि मुंह से भी लोग जो है अपना श्वास को क्रिया करने लगता है। तो मुख ग्रसनी एक समान है जहाँ से भोजन और वायु दोनों प्रवेश करता है। ठीक है, ओरोफेरिंग्स याद हो गया। चलिए नेक्स्ट है अंतःकरण। इंटरनल ईयर का कार्य क्या होता है। इंटरनल ईयर का कार्य होता है कि संतुलन और सुनना दोनों कार्य होता है। जो अंतःकरण होता है उसका काम होता है सुनना भी और बैलेंस भी बनाना, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है, श्वेत रक्त कोशिका किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। तो ल्यूकोसाइट इज द राइट आंसर डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, चलिए रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है। अगर रक्त में आपका चीनी बढ़ता है तो उसको कौन नियंत्रित करता है, ग्लूकोज बढ़ता है तो कौन नियंत्रित करता है, तो उसको जो है इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से निर्माण होता है, तो अग्नाशय पैंक्रियाज से होता है। अज्ञनाशय, अग्नाशय से जो है ये स्रावित होता है बीटा सेल से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का जनक किसे कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोप का जनक जो है एंटनी वान ल्यूवेनहोक को बोला जाता है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का जनक आपसे पूछ देगा तो एंटोनी वान ल्यूवेनहोक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एटलस एवं एक्सिस वर्टिब्रा के मध्य की संधि को क्या कहते हैं। जो एटलस और जो एक्सिस वर्टिब्रा होता है उसके मध्य के संधि मतलब ज्वाइंट को क्या कहते हैं, तो पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। आपसे पूछेगा पाइवोट ज्वाइंट क्या होता है, तो जो एटलस होता है और जो एक्सिस वर्टिब्रा होता है उसके बीच के जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। पाइवोट ज्वाइंट किसको बोलते हैं, तो एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा के जो बीच का ज्वाइंट होता है इसको हम लोग पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, पाइवोट संधि। नेक्स्ट है कि आँख की पारदर्शी संरचना क्या कहलाता है, तो ये तो इजी है। कॉर्निया जो है, कॉर्निया जो होता है एक क्या होता है, आँख का पारदर्शी होता है, तभी तो हम देख पाते हैं ना, यही चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए लाइपेज किसका पाचन करता है। लाइपेज जो क्या किसका पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। समझिए लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है और पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है। तो ये सब याद रखिएगा। लाइपेज जो होता है फैट का पाचन करता है। शरीर में कोई पाचन होता है, फैट होता है, तो उसको लाइपेज क्या करता है, पचाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोके उस पदार्थ को, यहाँ पे पदार्थ है, विधि नहीं पूछ रहा। अगर विधि पूछता तो स्टरलाइजेशन होता, बट यहाँ पे पदार्थ पूछ रहा है मतलब कोई दवाई वगैरह। तो एंटीबायोटिक जो होता है ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों संक्रमण को रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए कि इनमें से कौन सी ग्रंथि आंसू को स्रावित करता है। तो आंसू को कौन स्रावित करता है, तो लाइक
लैक्रीमल ग्रंथि। लैक्रीमल ग्रंथि जो होता है क्या होता है, लैक्रीमल जो ग्रंथि होता है ये आंसू को स्रावित करता है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन है, देखिए बी ऑप्शन लैक्रीमल ग्रंथि हो गया। चलिए नेक्स्ट है डिम्ब का आकार कैसा होता है। डिम्ब ग्रंथि जो होता है, डिम्ब जो ग्रंथि होता है इसका आकार कैसा होता है, तो बादाम जैसा होता है, आलमंड के शेप के जो होता है डिम्ब ग्रंथि। देखिए शेप वाला सब क्वेश्चन अभी यूपी में भी पूछा गया था और पूछता है शेप वाला एक आध क्वेश्चन, तो जो है आप लोग को देखना है। पूछेगा डिम्ब ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो आलमंड बादाम जैसा होता है। नेक्स्ट आपका 51 है, लाल रक्त कोशिका को क्या कहते हैं, तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं। राइट आंसर एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का नाम है ये। उसके बाद 52 नंबर है कि एंटोनो वान ल्यूवेनहुक किसके जनक थे। देखिए पहले ही ये हो चुका है, तो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का जो है माइक्रोस्कोप का आविष्कारक कौन है, एंटिनो वान ल्यूवेनहुक। दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछ देगा कि माइक्रोस्कोप का जनक किसे माना जाता है, तो एंटिनो वान ल्यूवेनहुक को, या पूछ देगा कि एंटिनो वान ल्यूवेनहुक किसका जनक किए थे, तो माइक्रोस्कोप का। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए 53 नंबर और शानदार प्रश्न है कि मानव व्यक्ति के मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना होता है। अब चूंकि देखिए कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, मैं बता देता हूँ, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1.01 से लेकर 1.030, कहीं कहीं इतना देखने को मिलेगा, ये भी सही है। कहीं कहीं जो आपको सीधा क्या करेगा, दे देगा 1.00 से लेकर 1.30 तक, इतना दे देगा, तो जो है 03 होगा यहाँ पे, तो ये भी राइट आंसर है। आपको ऑप्शन में देखना होगा। अगर नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ दे कि सीधा अगर फिलअप में दे दे, तो फिलअप में आप लोग जो है 1.1015 से लेकर 1.030 लिख दीजिएगा, राइट हो जाएगा। या ये नहीं याद रहे तो नॉर्मली 1.020 से लेकर 1.030 लिख दीजिएगा, ये भी राइट है। मतलब 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बातें समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि इस सब 5 है, ये तो एकदम कमे दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ये ज़्यादा दे चुका है, देख रहे हैं ये और ज़्यादा दे चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा, 0 होगा। 1.0 दीजिएगा तब लिखिएगा, पहले दे दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा रक्त वर्ग सार्वभौमिक रक्त प्राप्त यूनिवर्सल रेसिपिएटर। तो ये भी हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि ये भी जो यूनिवर्सल रेसिपिएटर होता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर क्या प्रश्न है, एक कार्डियक चक्र की अवधि कितनी होती है। अब देखिए कहीं कहीं आपको लिखा होगा 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, तो कहीं कहीं जो है आपको 0.8 सेकेंड लिखा होगा, तो जो है आप लोग 0.8 सेकेंड इसका राइट आंसर यहाँ ऑप्शन के अनुसार होगा। आप 0.7 भी लिख देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कार्डियक चक्र का टाइम है। अब नेक्स्ट है किस अस्थि को कॉलर बोन कहते हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो क्लेविकल होता है उसको जो है हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं, और क्लेविकल को जो है हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है, जो तो कॉलर बोन को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन को क्लेविकल बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में आप लोग रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जिसका ब्लड ग्रुप वे क्या कहलाते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे, मतलब ये सबको दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ये 58 है, पेरिकार्डियम किसका आवरण है। पहले ही बता चुके हैं, कार्डियम आ जाए तो हार्ट का होगा। मायोकार्डियम आ जाएगा मतलब इसका मिडलम है। एंडोकार्डियम आ जाएगा मतलब इसका आंतरिक है। ठीक है, चलिए समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका चेहरे की अस्थि जो होता है कितना होता है, तो चेहरे में जो अस्थि होता है 14 होता है। 14 इज द राइट आंसर। चेहरे की अस्थि में 14 बोन होता है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है कि दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं। मतलब जो सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड क्या होता है, तो एक्सिस होता है। मतलब जो सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उसको एक्सिस बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और ऊपर ही हम लोग देखे हैं कि क्या चीज़ देखे हैं, एक्सिस और सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो ये चीज़ें हैं ये सब हम लोग देखे हैं। तो चीज़ें दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन है, एक्सिस है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समान वयस्क में गुर्दे का भार कितना होता है। देखिए अब जो समान वयस्क होता है इसका गुर्दा का भार आपको कहीं 135 देखने को मिलेगा, कहीं 150 ग्राम, कहीं 120 ग्राम। तो ये नॉर्मली 120 से लेकर 140 ग्राम तक ये जो है होता है। और जो है कहीं कहीं 135 ग्राम, कहीं कहीं 130 ग्राम लिखा रहेगा। तो आपको जो है इसको ध्यान में नहीं रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि 120 से 140 जो इसके बीच में अगर आंसर दिया है तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 140 है तो 140 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में
कि एमिनो एसिड का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है। तो देखिए एमिनो एसिड का अंतिम उत्पाद प्रोटीन होता है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। एमिनो एसिड का जो अंतिम उत्पाद होता है, जो एमिनो एसिड अंतिम उत्पाद करके प्रोटीन बनाता है, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन ही बोलते हैं। गर्भाशय की आंतरिक परत क्या होता है, तो एंडोमेट्रियम होता है, और पेरीमेट्रियम बाह्य होता है, मायोमेट्रियम मध्य वाला होता है, यूट्रस का परत। समझ गए, पेरीमेट्रियम बाह्य परत, मध्य परत मायोमेट्रियम, और आंतरिक परत एंडोमेट्रियम इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए छोटी आंत में वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम करता है, मतलब जो छोटी आंत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें वसा का पाचन कौन करता है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि जो लाइपेज होता है वो फैट को क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। समझ गए, याद रखिएगा लाइपेज फैट का पाचन करता है। नेक्स्ट है 65 नंबर है कि शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है। सबसे बड़ी तंत्रिका जो है सियाटिक तंत्रिका होता है, जो आपको ये पेल्विक हिप से लेकर नीचे जो है जांघ तक होता है, और ये जो तंत्रिका होता है सियाटिक नर्व इसको जो है बोलते हैं। ये सबसे बड़ी नर्व होता है मानव शरीर में, सियाटिक तंत्रिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे 66 गर्भ की भीतरी सतह को क्या कहते हैं। हमने पहले बताया एंडोमेट्रियम भीतरी सतह होता है यूट्रस का। उसके बाद है ऑर्बिटल गुहा। ऑर्बिटल गुहा में क्या स्थित होता है, मतलब जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल गुहा में क्या स्थित होता है, तो आइज होता है, आँख जो होता है ऑर्बिटल गुहा में होता है। ध्यान में रखिएगा, ऑर्बिटल गुहा में क्या होता है, ऑर्बिटल जो गुहा होता है इसमें आई होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 68 नंबर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। तो देखिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसका स्राव जो है पोस्टेरियर पीयूष ग्रंथि से होता है। मतलब जो पिछली पीयूष ग्रंथि, एक होता है एंटेरियर और एक होता है पोस्टेरियर। एंटेरियर मीन्स आगे और पोस्टेरियर मीन्स पीछे। तो जो पोस्टेरियर पीयूष ग्रंथि होता है, पिछला का पीयूष ग्रंथि का जो पिछला भाग है वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, चलिए 69 है कि निम्न में विटामिन के का कार्य क्या है। अब हम लोग जानते हैं विटामिन के का कार्य है कि रक्त का थक्का बनाता है। तो रक्त का थक्का जो है किसके कारण बनता है, उसके लिए जो है प्रोटीन एक है जो कि क्या होता है, उत्तरदायी है। तो जो है लीवर द्वारा जो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है वो क्या करता है, रक्त को थक्का बनाता है। फाइब्रिनोजेन जो है शरीर में क्या है, ये एंजाइम के रूप में काम करता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ये रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है। ठीक है, चलिए और ये जो है समझ गए, जो कि लीवर में बनता है, प्रोथ्रोम्बिन लीवर में बनता है। पैर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो पैर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो जो टाइलस बोन होता है इसी को जो है टार्सल भी बोलते हैं। टर्सल टखने की जो अस्थि होता है टाइलस, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पैर की सबसे बड़ी अस्थि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक कैल्केनियम वाला इस बार पूछ दिया था। ये वाला जो कैल्केनियम था एक एरी की अस्थि, कैल्केनियम जो होता है ये आपका पूछ दिया था। नीचे पाँव का अस्थि में सबसे बड़ा कौन होता है, तो कैल्केनियम होता है। ठीक है, जबकि पैर के कहेगा तो टार्सल लिखिएगा, टखने का अस्थि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खोपड़े की हड्डी से बने जोड़ों को क्या कहते हैं। खोपड़ी की हड्डियों से बने जोड़ों को क्या कहते हैं। तो देखिए जो सच्चर होता है, जो स्यूचर होता है, ये सच्चर जो होता है एक खोपड़ी में जो भी हड्डी से जो जोड़ बनता है, खोपड़ी में जो हड्डी है और जो हड्डी एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, तो वो हड्डी जो ज्वाइंट होता है खोपड़ी में उसको हम लोग सैचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए 72 नंबर है शरीर से ताज बेकार पदार्थ निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन या निष्कासन करना, एक्सट्रैक्शन। समझ गए, चलिए उत्सर्जन करना, ये नंबर सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए कार्पस अस्थि कहाँ स्थित होता है। जो कार्पस अस्थि होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, तो जो कार्पस होता है ये रिस्ट कलाई में होता है। इस चीज़ को जो है आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए कार्पस कहाँ होता है, कलाई में होता है। बहुत शानदार। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे सुनने का अंग जो है किस में स्थित होता है। तो जो सुनने का अंग होता है कान के कोक्लिया में स्थित होता है। ये जो है कोक्लिया इंटरनल ईयर में होता है और वहीं पे जो है सुनने का काम में आता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 75 है शरीर में होने वाली सारी रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं। देखिए शरीर में जो भी रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें शरीर का जो भी वसा वगैरह है या जो भी प्रोटीन मिलता है उसमें जो है रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, और ये रासायनिक जो प्रतिक्रिया होता है इससे जो है हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़े थे जहाँ पे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और बेसल मेटाबॉलिज्म 3 टाइप से जो है मेटाबॉलिज्म को बांटा गया था, वो हम लोग देख भी चुके हैं। ठीक है, चलिए रासायनिक जो शरीर में हमारा प्रतिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारे शरीर में, उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं
उसको जो है हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आपका वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रा होता है। देखिए जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें कितना होता है 33 होता है, जो कि वर्टिब्रल एक कॉलम होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 77 है। शरीर में सबसे लंबी सिरा जो होता है वो क्या होता है। तो शरीर में सबसे लंबी जो सिरा होता है वो महाधमनी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं। देखिए सीरा का पूछ रहा है, यहाँ पे हम लोग धमनी पढ़ रहे हैं, जबकि सीरा जो होगा वो आपका सेफिनस सीरा होगा। सेफिनस जो भेन होता है ये सबसे बड़ा भेन होता है, सीरा होता है शरीर में। बट अगर यहाँ पे पूछेगा धमनी में तो उसको आर्टोरा बोलते हैं, जिसको महाधमनी बोलते हैं। महाधमनी में आर्टोरा मतलब महाधमनी हो जाएगा। सबसे बड़ा धमनी पूछेगा तो महाधमनी होता है। और जो सीरा पूछेगा तो सेफिनस सीरा, सेफिनस वेन होता है, जो कि सबसे बड़ा सीरा है शरीर में। समझ गए। चलिए 78 नंबर है, कपाल की एकमात्र जो है चलायमान अस्थि क्या है। मतलब जो कपाल है, जो हमारा खोपड़ी है, उसमें जो है सबसे एकमात्र जो है चलायमान अस्थि क्या है। तो इसमें हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, जो कि ये कपाल में स्थित होता है और ये जो है एकमात्र चलायमान अस्थि होता है। तो आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कपाल में एकमात्र चलायमान अस्थि बोन कौन सा है, तो मैंडिबल है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 79 है, किस पाचक रस में एंजाइम नहीं होता है। मतलब वह कौन सा पाचक रस है जो इसमें एंजाइम नहीं होता है। तो जो पीत होता है, पीत में जो है एंजाइम नहीं होता है। इस चीज़ को जो है आप लोग को समझना पड़ेगा। उसके बाद है पीत में क्या होता है। तो पीत में जो है कार्बोलिक उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, जिसके कारण स्टोन का रूप ले लेता है। ट्रैकिया को दूसरे किस नाम से जाने जाते हैं। तो ट्रैकिया को जो है स्वर तंत्र के भी नाम स्वर विंड पाइप के भी नाम से जानते हैं। जो ट्रैकिया होता है इसको दूसरा नाम विंड पाइप भी होता है। ठीक है, श्वास की नली। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए 81 नंबर है, रेटिना की वह बिंदु जहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है क्या कहलाता है। देखिए रेटिना का वह बिंदु जहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है उसको हम लोग अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ये जो है पीछे वाला रेटिना के पीछे वाला भाग होता है। तो ये चीज़ें हो गया अंध बिंदु, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है। मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो ऊतक है एपिथेलियल, उसको जो है क्या इसका काम क्या होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है कि यह प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। याद रखिएगा एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य है प्रोटेक्शन देना। ठीक है। चलिए उसके बाद है कि हड्डी की मुख्य धुरा भाग को क्या कहते हैं। मतलब जो हड्डी का मुख्य जो धुरा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, डायफाइसिस बोलते हैं। याद रखिएगा कि जो बोन होता है उसका मुख्य जो धुरा भाग, जो नुकीला भाग होता है हड्डी का, उसको डायफाइसिस बोलते हैं। देखिए ये सब चीज़ों को जो है एक दो बार आप लोग दिमाग में सोचिएगा, रिपीट कीजिएगा, तब याद होगा कि जो हड्डी है उसके धुरीला भाग को क्या बोलते हैं, धुरा भाग को क्या बोलते हैं, डायफाइसिस बोलते हैं। एक बार जाके लिंक रहेगा नीचे, या आप लोग गूगल में जाके rmnursingblogspot.com सर्च कीजिएगा तो जो है नर्सिंग ज्ञान आएगा। नर्सिंग ज्ञान पर क्लिक करके फर्स्ट ईयर वाले सेशन में जाइएगा, फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव में जाइएगा तो आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है। हृदय की आंतरिक परत को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं, पता है। चलिए आँख की दीवार सबसे अंदरूनी परत, आँख की दीवार के सबसे अंदरूनी परत हम लोग पहले ही पढ़ाए थे। सबसे अंदरूनी परत क्या होता है, तो ये रेटिना होता है। ठीक है। रेटिना जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे अंदरूनी परत होता है। हम लोग पढ़ाए भी थे रेटिना, या इसी को जो है हम लोग पढ़ाए थे कि हम लोग अलग अलग पढ़ाए थे आँख वाले में। तो आप लोग आँख वाला वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, मतलब लैंगरहैंस की दूपिकाएँ किससे बोलते हैं, तो पैंक्रियाज अग्नाशय को बोलते हैं। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है। ये 10वां का भी सवाल था कि लैंगरहैंस की दूपिकाएँ किसको बोलते हैं, अग्नाशय को। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सा है, आर्टोरा है। महाधमनी हम लोग पहले ही बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 88 नंबर है, दो सेरिब्रल हेमीस्फेयर द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब दो सेरिब्रल हेमीस्फेयर द्वारा कौन सा जुड़ा होता है, तो ये होता है कार्पस कैलोसम। क्या होता है, कार्पस कैलोसम होता है कि दो सेरिब्रल हेमीस्फेयर द्वारा जुड़ा होता है। कौन, कार्पस कैलोसम। याद रखिएगा, कार्पस कैलोसम याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 89 है, गंध की संवेदी तंत्र, मतलब सूंघने वाला कौन सा है, तो अल्फैक्टरी नर्व। अल्फैक्टरी जो नर्व होता है, जो अल्फैक्टरी नर्व होता है, ये सुनने गंध लेने का है, स्वाद जो गंध लेते हैं सूंघने पर, वो होता है अल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से क्या आँख की सहायक संरचना है, तो आँख की सहायक संरचना लेंस नहीं है, लेंस तो एक भाग ही है आँख का, कोर्वाइड भी एक भाग ही है। पलक जो है यह एक सहायक संरचना है, पलक, भौं,
पाँव, ये सब जो है एक सहायक संरचना है। स्क्लेरा भी इसका अंग ही है। तो यही पल के आईलिड्स ही है जो कि सहायक संरचना है, ठीक है, जो कि आँख के संरचना में सहायता करता है। वेगस तंत्रिका कैमा है, तो 10वां तंत्रिका ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। और 8वां क्या था ये अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, ऑडिटोरी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 92 नंबर है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। मतलब जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि डायूरेटिक को रोकता है, उससे जो है पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, अगर डायूरेटिक नहीं रुकेगा तो बार बार जो है आपका मूत्र विसर्जन जो है बार बार पेशाब लगेगा। तो पेशाब पर भी ये कंट्रोल, मूत्र पर भी ये कंट्रोल करता है डायूरेटिक। और हम लोग जानते हैं डायूरेटिक कब दिया जाता है कि जब मूत्र न बन रहा हो, मूत्र विसर्जन न हो रहा हो, तो डायूरेटिक देने से जो है मूत्र विसर्जन की क्रिया बढ़ जाता है। तो यही मूत्र अब ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए हमारा दिमाग काम करता है, उसके लिए प्यूटरिड ग्लैंड है जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है 93 नंबर, अपेंडिक्स जो है किसके में संलग्न रहता है। तो देखिए जो अपेंडिक्स रहता है वो सीकम से संलग्न रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है सीकम से। तो याद रखिएगा अपेंडिक्स सीकम से जो है संलग्न रहता है, ठीक है। चलिए 94 नंबर है, हृदय का पेसमेकर किसे बोलते हैं, एसए नोड को। और ये नेचुरल भी हो, आपसे पूछ देगा कि हृदय का जो है प्राकृतिक रूप से जो है पेसमेकर का काम कौन करता है, तो एसए नोड करता है, ठीक है। चलिए 95 नंबर है कि शरीर के अंदर एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करने वाला पदार्थ कौन है। मतलब शरीर के अंदर एंटीबॉडी को जो है कौन प्रेरित करता है, तो जो है वो है एंटीजन। एंटीजन क्या करता है, शरीर को एंटीबॉडी को प्रेरित करता है। और एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे शरीर में जो है इम्यूनिटी का क्षमता बढ़ाता है, जो बीमारी से लड़ने का काम करता है। तो एंटीजन जो है एंटीबॉडी को क्या करता है, प्रेरित करता है बीमारी से लड़ने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से निकलता है। देखिए वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स होता है कहाँ से निकलता है, तो ये सीकम से निकलता है। चूँकि हम लोग जानते हैं सीकम के साथ जो है संलग्न होता है अपेंडिक्स, तो ये जो वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स होता है ये जो है सीकम से निकलता है, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हृदय में स्थित होता है। हृदय जो है किस में स्थित होता है, तो हृदय जो है ये मीडियास्ट्रियम में जो है स्थित होता है। आपसे पूछेगा हृदय कहाँ स्थित होता है, तो मीडियास्टिनम में। कहाँ, मीडियास्टिनम में जो है ये हृदय स्थित होता है, ठीक है। चलिए 98 नंबर है कि बाएं हृदय में एट्रियम एवं वेंट्रिकल के बीच वाल्व को क्या कहते हैं। देखिए बाएं हृदय होता है, इसमें जो है एंट्रियल और वेंट्रिकल होता है। चूँकि हमारा जो हृदय होता है उसमें 4 खंड होता है, चारों खंड के अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो है सब वाल्व जो है एक दूसरे से जो है राइट होता है और लेफ्ट होता है। एक होता है दाएं एंट्रिकल, बाएं एंट्रिकल, एक होगा बाएं एंट्रियम और दाएं एंट्रियम। तो यही होता है जो बाएं हृदय में जो एंट्रियम एवं वेंट्रिकल है, मतलब बाएं एंट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व होता है। देखिए ये हृदय है हमारा, ये हमारा लगभग समझिए ये हृदय है, ठीक है। इसमें 4 चेंबर होता है, 4 चेंबर होता है। ये हो गया हमारा क्या चीज़, ये हमारा हो गया लेफ्ट हो गया और ये हो गया हमारा राइट। अब चूँकि ये होता है लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो इसमें जो है एंट्रियम और वेंट्रिकल होता है। तो यही कहता है कि बाएं, मतलब ये जो एंट्रियम और जो वेंट्रिनल है इसको जो है बीच के जो वाल्व को जो जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग मिट्रल वाल्व बोलते हैं। तो आप लोग याद रखना पड़ेगा कि जो बाएं, यहाँ पे क्या है, बाएं हृदय में जो एंट्रियम और जो वेंट्रिकल है उसके बीच को हम लोग क्या कहते हैं, उस बीच के वाल्व को तो मिट्रल वाल्व बोलते हैं। बाएं के हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किडनी। ब्रीक का सबसे बाहरी वाला भाग क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, पहले भी बता चुके हैं। 100वां नंबर है, यहाँ पे देखिए कि डीऑक्सीजनेट रक्त को ले जाने वाली धमनी क्या है। डीऑक्सीजनेट मतलब जो अशुद्ध रक्त हो, जो अशुद्ध रक्त हो जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसे डीऑक्सीजनेट बोलते हैं। तो ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जो आर्टरी होता है एक क्या करता है कि डीऑक्सीजनेट जो है वो रक्त को क्या करता है, डीऑक्सीजनेट रक्त को ले जाने वाली धमनी कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सबसे छोटी एवं भारी फसली कौन सा है, सबसे छोटी एवं भारी फसली कौन सा है, तो ये होता है फर्स्ट वाला। जैसे ये क्या करता है, जैसे देखिए ये हमारा रिब्स होगा, एक साइड का ये है, उसी प्रकार से एक साइड का ये भी होगा। और इसमें जो है ऐसे 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 ये फेफड़ा के ऊपर रहता है, जो कि फेफड़ा को क्या करता है, हार्ट को भी ये बचाने का कार्य करता है। तो ऐसे रहता है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो रिब्स होता है, फर्स्ट वाला, ये सबसे
सबसे क्या होता है, सबसे भारी और सबसे छोटा होता है। छोटा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ऊपर जा जा के जो है ये शिथिल होता है। फिगर हमारा गलत हो सकता है, बट मेरे बताने का तरीका समझ लीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा पसली जो है सबसे छोटा और भारी होता है, तो पहला ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 102 नंबर, निम्न में से आँखों की पेशी कौन सी? अब आप पूछ देगा कि आँख का पेशी कौन सा होता है, तो सुपीरियर रेक्टस। आँख का पेशी कौन सा है? सुपीरियर रेक्टस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि आँख का पेशी कौन सा होता है, तो सुपीरियर रेक्टस जो है वो आँख का पेशी होता है। कौन सा? सुपीरियर रेक्टस जो है आँख का पेशी होता है। याद रखिएगा, सुपीरियर रेक्टस आँख का पेशी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भोजन और हवा के लिए आम रास्ता क्या है? तो देखिए, जो भोजन और हवा के लिए जो आम रास्ता है उसे हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, उसको हम लोग बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, जो कि भोजन और हवा दोनों जो है इस माध्यम से जाता है। इसको हम लोग ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। मुख ग्रसनी इसको बोलते हैं, जहाँ पे कभी कभी देखते होइएगा कि मुख से हवा भी हम लोग सांस भी लेने का थोड़ा काम कर लेते हैं, हवा भी अंदर चला जाता है और भोजन तो जाता ही जाता है। तो इसीलिए मुख ग्रसनी जो है एक आम रास्ता है हवा का और भोजन का, दोनों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 104 नंबर, निम्न में से क्या कार्पस लुटियम द्वारा स्रावित होता है? कार्पस लुटियम द्वारा कौन सा स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। तो इस चीज़ को समझिए, जो कार्पस लुटियस होता है यह प्रोजेस्टेरोन स्त्री हार्मोन जो होता है उसको जो है ये स्रावित करता है। कार्पस लुटियम जो है मासिक चक्र के दौरान बहुत बड़ा रोल निभाता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित भी करता है, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए उसके बाद है यहाँ पे देखिए कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये तो आसान है, ठीक है। चलिए 106 नंबर है, सूक्ष्म जीवाणुओं का जनक इन्हें कहा जाता है? तो जो सूक्ष्म जीवाणु का जनक होता है उन्हें मीन्स सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक इन्हें कहा जाता है? तो लुई पाश्चर को कहा जाता है। ध्यान में रखिए कि आपसे पूछ देगा कि सूक्ष्म विज्ञान के जनक किससे कहा जाता है? लुई पाश्चर को, ठीक है। 107 नंबर है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? फीमर है, जांघ का। याद रखिएगा, फीमर है, जांघ का, याद रखिएगा। अब देखिए हृदय का वजन जो है कितना होता है? तो जो स्त्री होता है, देखिए हृदय का जो नॉर्मल वजन होता है वो कितना होता है? तो वो जो हृदय का वजन होता है, यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ तो वो जो है 250 स्त्री में और 300 ग्राम पुरुष में, लगभग देखा जाए तो 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक इसका जो है वजन होता है औसतन। अब जो है इसी आसपास में जो है स्त्री में कम होता है और पुरुष में हृदय का वजन ज़्यादा होता है। तो 250 ग्राम स्त्री में, 300 ग्राम पुरुष में ये नॉर्मल एवरेज माना जाता है, ठीक है। चलिए अब है मस्तिष्क की बाह्य परत को क्या कहते हैं? हम लोग पहले ही बताए थे कि मस्तिष्क को बाह्य परत होता है जो कि मेनिंजिस से बना होता है, जिसको हम लोग ड्यूरामेटर कहते थे, बट यहाँ पे ड्यूरामेटर तो है नहीं, मेनिंजिस है, तो इसलिए मेनिंजिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 110 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है कि डिप्थीरिया का कारण क्या होता है? तो देखो हम लोग जानते हैं कि डिप्थीरिया जो है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। नाम ही है डिप्थीरिया और उससे पहले जो है कॉर्नी बैक्टीरियम लगा हुआ है, तो जो है हम लोग समझ जाएंगे कि ये डिप्थीरिया का कारण कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, ठीक है। राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि कार्डियक पेशी क्या है? तो जो कार्डियक पेशी है इनवॉलेंट्री होता है, अनैच्छिक होता है। ये प्रश्न 3 बार आ चुका है। चलिए दिल का बाहरी कवर क्या है? पेरिटोनियम है, इसको भी कर चुके हैं। निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? तो निषेचन आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 114 नंबर है, खाद और हवा के लिए आम मार्ग क्या है? तो ये होता है ओरोफेरिंक्स, मतलब फेरिंक्स जिसको ग्रसनी बोलते हैं, और ओरोफेरिंक्स जो होता है वो खाद, भोजन और हवा दोनों के लिए आम रास्ता होता है, ठीक है। चलिए 115 नंबर है, यहाँ पे देखिए 115, शरीर के सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सा है? तो देखिए जो शरीर का सियाटिक नर्व जो होता है, पहले भी हो चुका है, सियाटिक नर्व जो है ये शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है, ठीक है। चलिए 116 है, लार में एंजाइम मौजूद होता है। लार में कौन सा होता है? तो टाइलिन होता है, जो कि लार में मौजूद होता है। टाइलिन एंजाइम जो है लार में मौजूद होता है, जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, भोजन को पाचन जो है बनाता है, सुपाच्य बनाता है। जीवाणु विज्ञान के जो है पिता किसे कहते हैं? तो इससे जो है लुई पाश्चर, हम लोग ऊपर देखे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं? लुई पाश्चर को कहते हैं। ये चीज़ें एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता जो है जोसेफ लिस्टर को माना जाता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। चलिए जोसेफ लिस्टर। 119 है कि सुनने का अंग में स्थित होता है। सुनने का अंग जो है वो कोक्लिया में होता है, पहले भी बता चुके हैं। ये इनर कार में स्थित होता है।
इनर कर्ण में स्थित होता है, आंतरिक कर्ण में, और ये सुनने का एक अंग होता है। इसी में जो है कोक्लिया में ही सुनने का अंग स्थित होता है। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था, इसके बाद खत्म हो चुका है। तो देखिए हम लोग 119 प्रश्न देखे हैं। मानिए रिपीटेड क्वेश्चन 19 होगा तो हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन है जो कि नए क्वेश्चन देखे हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एक बार